मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में राष्ट्रीय शक्ति के प्रमुख तत्वों को हमने देखा था, जिसमें केवल एक बिंदु पर चर्चा हो पाई थी, वह था भूगोल। आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति का दूसरा प्रमुख तत्व है प्राकृतिक संसाधन, कि वह राष्ट्र या एक राष्ट्र प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से कितना संपन्न है। प्राकृतिक संसाधन में मुख्य रूप से तीन बातें आती हैं। एक है खाद्य सामग्री। क्या वह राष्ट्र अपनी खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, या खाद्यान्न उत्पादन के मामले में क्या वह आत्मनिर्भर है? ये सबसे पहली शर्त है। बड़ा से बड़ा भी राष्ट्र क्यों न हो, यदि वह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है तो वह महाशक्ति लगभग नहीं बन सकता। एक उदाहरण लीजिए इंग्लैंड का। इंग्लैंड का साम्राज्य पूरी दुनिया भर में फैला हुआ था किसी जमाने में। इतना होने के बावजूद भी इंग्लैंड अपने मूल भूमि का विस्तार नहीं कर पाया, और इंग्लैंड की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि वह कभी भी अपने खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन सका। अपनी आवश्यकताओं का ज्यादा से ज्यादा 30 या 40% वह उत्पादन करता था। बाकी 60 से 65% खाद्यान्न वह दूसरे देशों से मंगाता था, और आज भी यही स्थिति है। इंग्लैंड पूरी दुनिया में साम्राज्य की स्थापना कर लिया, लेकिन वह यूरोप के किसी भी देश को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाया। और इसीलिए जैसे ही उसका साम्राज्य का पतन हुआ, इंग्लैंड की पूरी शक्तियां खत्म हो गई। खाद्यान्न के मामले में संपन्नता, आत्मनिर्भरता जरूरी है, कि यदि युद्ध छिड़ जाए, इंग्लैंड शुरू से ही इसी दृष्टिकोण का रहा कि युद्ध यदि छिड़ता है तो जितने जल्दी हो सके युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, युद्ध को अंत कर दिया, युद्ध को रोक दिया जाए। मतलब कि युद्ध तात्कालिक रूप से उसको लाभ देने वाला होना चाहिए, लंबा नहीं खींचना चाहिए। जैसे आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और इसलिए रूस अभी तक टिका हुआ है युद्ध में, क्योंकि वह खाद्यान्न की दृष्टि से लगभग आत्मनिर्भर है। तो खाद्यान्न उसके लिए बहुत ही जरूरी है किसी भी देश के लिए। अमेरिका इसलिए संपन्न है क्योंकि वह खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर, न केवल आत्मनिर्भर है, अपितु दूसरे देशों को वह खाद्यान्न की सप्लाई भी करता है। भारत 1947 के बाद से लेकर के लगभग 1970-75 तक विदेशों से खाद्यान्न की आपूर्ति करवाता था। धीरे धीरे करके विकास होता गया। आज देखिए, हम खाद्यान्न की दृष्टि से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यदि विदेशों से कोई भी खाद्य सामग्री भारत में आयात न भी किया जाए तो भी भारत के लोग भूखे नहीं रहेंगे। तो खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भरता सबसे पहली शर्त है। दूसरा है खनिज सामग्री। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत उस राष्ट्र में खनिज सामग्री किस मात्रा में और किस गुणवत्ता के उपलब्ध हैं। यदि उच्च स्तर की गुणवत्ता के खनिज वहां पर उपलब्ध हैं, कोयला है, लोहा है, अल्युमिनियम है, गंधक है, फास्फोरस है, ये तमाम चीजें, जिससे औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जा सके, औद्योगिक दृष्टि से उसका उपयोग किया जा सके। खनिज दृष्टि से संपन्नता बहुत जरूरी है। और इसी के आगे है ऊर्जा। वह राष्ट्र ऊर्जा की दृष्टि से
कहां तक संपन्न है। कोयला इस मायने में बहुत ही अच्छी चीज है और लंबे समय तक कोयला का महत्व औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से, औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से, बिजली उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। लेकिन कोयला में भी क्वालिटी होती है। अपने छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, अभी पिछले महीने से सरकार ने विद्युत दरों में वृद्धि करने की घोषणा की। क्यों? सरकार का यह तर्क था, विदेशों से आयातित कोयले का उपयोग करके हम बिजली बना रहे हैं और दूसरे देशों से क्योंकि हम कोयले का आयात कर रहे हैं, इसलिए वह हमको महंगी पड़ रही है। तो कोयला न केवल मिलना चाहिए अपितु उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार से लौह अयस्क भारत में इतने भंडार हैं। बैलाडीला को देख लीजिए, 14 पहाड़ियां हैं बैलाडीला में, बस्तर में। इन 14 पहाड़ियों में पूरा लौह अयस्क भरा हुआ है और लगभग 60 से 70% तक लोहे की क्वालिटी है। वहां पर कभी जाने का मौका मिला तो वहां का एक छोटा सा पत्थर उठा के देखिए और सामान्य पत्थर एक उठाइए। सामान्य पत्थर तो वहां पर मिलेंगे नहीं, जो भी पत्थर भी मिलेगा वहां पर तो आपको लौह युक्त पत्थर मिलेगा, बहुत वजनी पत्थर मिलेगा। तो खनिज संसाधन पर्याप्त होना चाहिए और ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। रूस पिछड़ा हुआ क्यों था? 1904 में जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ था। 1904 बहुत पहले की बात है, लगभग 125 साल पहले। इस युद्ध में रूस हार गया था और जब तक जारशाही थी तब तक रूस को दुनिया का सबसे पिछड़ा राष्ट्र माना जाता था। एक छोटा सा जापान अपने से 60 गुना बड़े रूस को परास्त कर दिया था, क्योंकि रूस जारशाही के जमाने में ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाया था, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाया था। और आज देखिए वही रूस ऊर्जा की दृष्टि से, गैस की दृष्टि से, नेचुरल गैस की दृष्टि से न केवल आत्मनिर्भर है अपितु पूरे यूरोप को सप्लाई करता है। यही स्थिति खनिज तेल मतलब पेट्रोलियम की दृष्टि से भी है। तो जिस राष्ट्र का क्षेत्रफल बड़ा होगा, ज्यादा होगा, वहां पर प्राकृतिक संसाधन भी मिलने की अधिक प्रबल संभावना होती है। और प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से यदि कोई राष्ट्र संपन्न है, उसका वह दोहन कर सकता है, उसका वह उपयोग कर सकता है, तो फिर राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि अवश्य होगी। तीसरी चीज जनसंख्या। जनसंख्या एक महत्वपूर्ण फैक्टर है राष्ट्रीय शक्ति का। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी जनसंख्या से कोई राष्ट्र महाशक्ति नहीं बन सकता। बड़ी जनसंख्या है तो कोई राष्ट्र महाशक्ति बन ही जाएगा, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन महाशक्ति बनने के लिए विशाल जनसंख्या का होना भी आवश्यक है। महाशक्ति बनने की एक शर्त भी है उसकी, यदि वह जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक है, वह महाशक्ति अवश्य ही बनेगा। देखिए क्यों? यदि जनसंख्या अधिक हो तो कोई दूसरा राष्ट्र उसको परास्त नहीं कर सकता। युद्ध में परास्त कर सकता है लेकिन उस क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। आप कहेंगे भारत की जनसंख्या तो करोड़ों में थी शुरू से ही, इंग्लैंड को परास्त कर दिया। इंग्लैंड इसलिए भारत को परास्त कर पाया क्योंकि उसमें भारत में कोई एक सरकार नहीं थी। सैकड़ों राजे महाराजे थे, नवाब थे, सब एक दूसरे से जलते थे, भूनते थे, एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते थे, ईर्ष्या करते थे। और इसी विभाजनकारी नीति का इंग्लैंड ने पूरा फायदा उठाया। फूट डालो, शासन करो की नीति अपनाया। तो अधिक जनसंख्या होने से
वह राष्ट्र परास्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में सैन्य शक्ति की उपलब्धि होती है। कामगार मिलते हैं, मजदूर मिलते हैं, कर्मचारी मिलते हैं। आउटसोर्सिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज अमेरिका, इंग्लैंड, अरब देशों में लाखों की संख्या में विदेशी लोग जाकर के काम करते हैं। लाखों क्यों? जनसंख्या तो है, लेकिन काम करने वाले कर्मचारी नहीं है। इसलिए अमेरिका आदि देश दूसरे देशों से लोगों को बुलाते हैं, नौकरी देते हैं, और भारत में अपनी पूरी योग्यता प्राप्त करने के बाद लोग विदेश जाते हैं और विदेशों में कमाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से संपन्नता होनी चाहिए, और जनसंख्या से सैन्य शक्ति बढ़ती है। मजदूर, कामगार, कृषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सस्ता मजदूर, भारत के समान सस्ता मजदूर आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। फिर आगे महत्वपूर्ण है, जनसंख्या का गुण होना आवश्यक है। यदि जनसंख्या में राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, जनता ईमानदार नहीं है, उसमें धीरज नहीं है, उसमें राष्ट्र प्रेम का भाव नहीं है, तो अरबों की जनसंख्या भी हो, कोई मतलब नहीं है। यदि किसी राष्ट्र में दूसरे राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं, तो इन राष्ट्रीयताओं को के बीच मेल मिलाप करने में शासन की बहुत बड़ी शक्ति खत्म हो जाती है। देश में विभाजनकारी शक्तियां बलवती हो जाती हैं। पीएफआई पर छापा पड़ा था पिछले महीने। पीएफआई का जो रोड मैप सामने आया, उसका उद्देश्य था 2047 तक भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना। तो ऐसी इस परिस्थिति में जहां पर विभाजनकारी शक्तियां हों, वहां पर शासन की बहुत बड़ी क्षमता ऐसे कार्यों में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ती नहीं है, राष्ट्र की शक्ति का ह्रास होता है। तो जनसंख्या जहां एक और राष्ट्रीय शक्ति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ऐसे विघटनकारी तत्वों से राष्ट्र का ह्रास भी होता है। और जनसंख्या यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ गई, हर चीज अति सर्वत्र वर्जयेत, कहीं पर भी ज्यादा कोई भी काम हुआ, कोई भी चीज ज्यादा हो गई, तो वह विकार के रूप में हमारे सामने आता है। आज भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अफ्रीकन देशों में देखिए जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है, भूखमरी बढ़ती है, प्रदूषण बढ़ता है, कुपोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब जनसंख्या संबंधी समस्याएं हैं। तो जनसंख्या इतनी हो कि एक राष्ट्र में उनके रहने के लिए पर्याप्त स्थान हो, और जनसंख्या इतनी अधिक न हो जाए कि अधिक जनसंख्या राष्ट्र की एकता को प्रभावित करती हो। फिर आगे है तकनीक, टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय शक्ति का एक बहुत बड़ा तथ्य है। आपके पास कच्चा माल है, लेकिन आप उस कच्चे माल का दोहन, उस कच्चे माल को परिष्कृत करके वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकते, या ऐसी टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं जिससे उसकी लागत कीमत किसी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तकनीक होना चाहिए। तकनीक से क्षमता बढ़ जाती है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग धंधे के क्षेत्र में हो।
कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग किया गया, इसलिए भारत में अन्न का पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ता गया। इसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों की स्थापना तकनीक के आधार पर की जाने से वस्तुओं की लागत कीमत कम हो जाती है, उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन बढ़ेगा तो आप उसको बेचेंगे, बेचेंगे से आपको आय की प्राप्ति होगी, उसको दूसरे देशों में निर्यात भी करेंगे, विदेशी मुद्रा आपको मिलेगी। पहले हम भारत में कृषि कार्य पूरा बैलों के माध्यम से किया करते थे। नई तकनीक अपनाई गई, मशीनीकृत मैकेनाइज्ड सब किया गया। आप देखिए गांव में भी बैल आपको कम मिलेंगे, पूरा ट्रैक्टर के माध्यम से सब काम हो रहा है। तो तकनीक से शक्ति के लिए नई तकनीक का होना आवश्यक है। इस तकनीक में 3 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। एक है सैन्य तकनीक। यदि सैन्य तकनीक आपके पास है, आपको युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। अमेरिका आगे क्यों इतना बढ़ गया? सैन्य तकनीक है उसके पास। सोवियत संघ कम नहीं था, या रूस अभी कम नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। यह घटना है 1960 के आसपास की, और इस घटना ने सोवियत संघ और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा तनाव को उत्पन्न किया था। तो हुआ ये कि सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी, बहुत कड़ाई, कठोरता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। तो सोवियत प्रतिबंधों से एक पायलट बहुत ज्यादा नाराज हो गया, बहुत दुखी हो गया। सोवियत फाइटर पायलट, वह अपने जहाज को एक बार परीक्षण के लिए उड़ाया, और उड़ा करके वह सीधे जापान में पहुंच गया, और उसने राजनीतिक शरण की मांग की। टेक्निक। और जैसे ही जापान में तो अमेरिका का अधिकार, अमेरिकन सैनिक वहां पर हैं जापान में, तो जापान की सरकार ने उस सोवियत पायलट को राजनीतिक शरण दिया, फाइटर प्लेन भी मिल गया। अब उस फाइटर प्लेन का जापानी वैज्ञानिक, अमेरिकन वैज्ञानिक उसका परीक्षण करने लगे। तो परीक्षण में अमेरिकन वैज्ञानिकों को महसूस हुआ कि ये हम सोवियत संघ को दुनिया की महाशक्ति समझते हैं, और वह पिछले 50 साल पुरानी टेक्निक का प्रयोग कर रहा है और अपने आप को महाशक्ति कहता है। तो अमेरिका को लगा कि ये सोवियत संघ की टेक्निक तो बहुत पुरानी टेक्निक है, आउटडेटेड हो गई तकनीक। मामला को वहीं पर खत्म कर दिया गया। इसके बाद लगा कि अमेरिका को कुछ गड़बड़ जरूर है, सोवियत संघ इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को कैसे चलाएगा। तो अमेरिका के उच्च स्तर के वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया, और जब उन्होंने उसकी टेक्नोलॉजी को देखा तो उन्होंने दांतों तले उंगली दबा दी। ये टेक्निक, सोवियत संघ की टेक्निक कम नहीं है, और इसी टेक्नोलॉजी के बल पर सोवियत संघ हमेशा ताल ठोंकता रहा, अमेरिका को चैलेंज करता रहा। अमेरिका जो भी करता है खुलेआम करता है, सोवियत संघ जो भी काम करता है छुप छुप के करता है। एक नागनाथ, दूसरा सांपनाथ। तो सैन्य टेक्नोलॉजी, पहले घुड़सवार लड़ते थे, पहले पैदल सैनिक लड़ते थे, फिर घुड़सवार लड़ने लगे, हाथी सवार लड़ने लगे, फिर बंदूक का आविष्कार हुआ। पहले तलवारें और भाला के माध्यम से युद्ध होते थे, फिर बंदूक का आविष्कार हुआ, फिर इसमें विमानों का उपयोग किया गया। आज सैन्य टेक्नोलॉजी में हम कहां से कहां तक पहुंच गए। भारत देखिए आए दिन अपने अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण करते रहता है। अब तो भारत ने गुजरात के बड़ोदरा में
फाइटर प्लेन और यात्री प्लेन बनाने के लिए उसने शुरू भी कर दिया। न्यू डाल दिया अभी थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कि अब भारत यात्री विमान भी बनाएगा। सैन्य टेक्नोलॉजी। दूसरा है औद्योगिक टेक्नोलॉजी, औद्योगिक तकनीक। औद्योगिक तकनीक से क्या होता है कि आप कच्चे माल का सदुपयोग कर सकते हैं। कच्चा माल आपके पास मिल रहा है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको उसकी तकनीक नहीं मालूम। तो औद्योगिक क्षमता बढ़ जाती है औद्योगिक तकनीकी से, और औद्योगिक क्षमता से राष्ट्र का भरपूर आर्थिक विकास होता है, राष्ट्र में आर्थिक संपन्नता आती है। और है संचार तकनीक। संचार तकनीक से आप दुनिया में अपने पक्ष में प्रचार कर सकते हैं, अपने शत्रुओं के विरुद्ध दुष्प्रचार कर सकते हैं। तो तकनीक में 3 चीजें होती हैं, सैन्य तकनीक, औद्योगिक तकनीक, संचार तकनीक। पाकिस्तान इस संचार तकनीक का किस प्रकार से प्रयोग किया? भारत के विरुद्ध में, भारत की जड़ें खोदने में, भारत को दुनिया में बदनाम करने में। लेकिन धीरे धीरे करके दुनिया को समझ में आ गया कि पाकिस्तान का यह केवल दुष्प्रचार था और कुछ नहीं था। हकीकत यह है कि कश्मीर भारत का है, पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। फिर 5वां विचारधारा, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, तकनीक। ये चारों चीजें दिखती हैं। विचारधारा, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय मनोबल, ये महसूस किया जाता है। कैसे? विचारधारा, विचारधारा पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। राष्ट्र की एकता मजबूत होती है, और राष्ट्र की एकता जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र उतना न केवल सुदृढ़ बनकर उभरेगा अपितु दुनिया में उसका एक नाम भी होगा। इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, इनमें से कहीं पर भी राष्ट्रीय एकता को चुनौती नहीं दी जाती है। वो अपने राष्ट्र के विभाजन की कभी मांग नहीं करते। भारत में राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए शासन को अपना बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है। और आगे बढ़ने में सहायक होता है। जैसे भारत की विचारधारा है, लोकतंत्र की विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, विश्व शांति की विचारधारा है। इस विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं ताकि राष्ट्र एक सूत्र में पिरोया जा सके। साम्यवादी विचारधारा, जब तक सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था थी या जिन देशों में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई थी, यहां पर बच्चे को स्कूल के PP1 से उसको लगातार साम्यवादी टैबलेट दिया जाता रहा। मतलब साम्यवाद की भरपूर उनको शिक्षा उनके दिलो दिमाग में भरी गई ताकि आगे चल करके वो कट्टर साम्यवादी व्यक्ति बने, साम्यवाद का विरोध करने की मन में भी कल्पना न कर सके, साम्यवाद को दुनिया की श्रेष्ठ व्यवस्था माने। इसलिए बचपन से उनको उसी वातावरण में सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की गई थी। आज चीन में भी वही है, लेकिन आज सभी चीजों का अंतरराष्ट्रीयकरण होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप चीन के लोग दुनिया में जिस स्वतंत्रता को देखते हैं, उस स्वतंत्रता की कल्पना वो अपने चीन में भी चाहते हैं। इसलिए तो उनको असंतोष होता है, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था कठोरता चाहती है, स्वतंत्रता नहीं चाहती है। पूंजीवादी व्यवस्था का मत है कि हम लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते हैं। खुले विचारधारा, खुला वाद विवाद,
खुली बहस, कोई वहां पर 2 नंबर का काम नहीं होता। राजनीतिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलती है। तो विचारधारा से राष्ट्र आगे बढ़ता है और विचारधारा पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। फिर है राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र की बात आप क्या कहें? राष्ट्रीय चरित्र कैसा होना चाहिए? राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, जिस राष्ट्र के द्वारा आपकी अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जो आपको एक मानव से एक इंसान बनाता है, जो आपके सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का इंतजाम करता है, जो आपके योगक्षेम की पूरी जिम्मेदारी लेता है, उस राष्ट्र के प्रति तो आपको समर्पित होना ही चाहिए। और जिस देश में यह भावना जितनी अधिक होगी, वह राष्ट्र कभी भी असफल नहीं हो सकता। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड ने जापानियों को चेतावनी देते हुए कहा, जापानियों सचेत, खबरदार, मैं अपना क्वीन एलिजाबेथ भेज रहा हूं। एक बहुत बड़े युद्धक जहाज का नाम था। अपने क्वीन एलिजाबेथ को भेज रहा हूं और देखना तुम्हारा जापान को पूरा ही बर्बाद कर देगा। एक जहाज पूरे जापान को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अपने भगवान को याद कर लो। जापानियों ने कहा, आ जाए फिर देखते हैं। हजारों की संख्या में सैनिक उस जहाज में बैठते थे, हजारों। और उसी अनुपात में वहां पर युद्धक सामग्री भी लदी हुई थी, लदा हुआ था जहाज में। टैंक, गोला, बारूद, ये तमाम चीजें। क्वीन एलिजाबेथ प्रशांत महासागर पहुंचा। एक जापानी नागरिक विमान से उड़ा, पैराशूट से नीचे उतरा और ठीक जहाज के चिमनी कक्ष में पहुंच गया और वहां पर उसने एक गोला छोड़ दिया। जैसे ही बम गिरा वहां पर, वैसे बहुत जोरदार विस्फोट हुआ और पूरा क्वीन एलिजाबेथ देखते ही देखते प्रशांत महासागर की अतल गहराइयों में डूब गया। एक गोली भी उसका उपयोग नहीं कर पाया इंग्लैंड। राष्ट्रीय चरित्र, जर्मनी का राष्ट्रीय चरित्र, जापान का राष्ट्रीय चरित्र दुनिया में उल्लेखनीय है। सोवियत रूसी सैनिकों का राष्ट्रीय चरित्र। तो राष्ट्रीय चरित्र से राष्ट्र महान बनता है। ईमानदार होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, अटल होना चाहिए। राष्ट्रीय चरित्र के बारे में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूं। 1992 में बम्बई में बहुत ज्यादा विस्फोट हुए थे, बम विस्फोट हुआ था। RDX का उपयोग आतंकवादियों ने किया था। ये आतंकवादी RDX कहां से लाए? समुद्र के रास्ते से लाए। तो कस्टम अधिकारियों से पूछा गया कि आपके रहते, आपके देखते देखते विदेशी आतंकवादियों ने समुद्र के रास्ते से विस्फोटक कैसे यहां पर लाए? तो कस्टम अधिकारियों का जवाब था, हमें क्या पता था कि उनके बैग में RDX भरा हुआ है। ये हमारा राष्ट्रीय चरित्र है कि हम पैसे के लिए क्या नहीं करते। और यह भावना जितनी ज्यादा होगी, देश बर्बादी की ओर उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हमको तो राष्ट्रीय चरित्र की शिक्षा ही नहीं दी जाती। पहली से लेकर के लोग MA कर रहे हैं, कहीं पर भी राष्ट्रीय चरित्र को निर्मित करने वाला कोई पाठ किसी क्लास में हमने पढ़ा नहीं पढ़ा। तो सुन करके
जान करके जो राष्ट्रीय चरित्र हमें हो सकता है वही है, उससे ज्यादा नहीं है। समर्पण का भाव आएगा कैसे? और पैसे के लिए आदमी क्या नहीं करता हमारे देश में। फिर है राष्ट्रीय मनोबल। राष्ट्रीय मनोबल क्या है? एक राष्ट्र का सामूहिक मानसिक दृष्टिकोण है। मनोबल ऊंचा होना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यह मनोबल ऊंचा कब होता है? जब राष्ट्रीय चरित्र हो, आप में राष्ट्रीय चरित्र हो, राष्ट्रीयता का भाव कूट कूट कर भरा हो। फिर संस्कृति, आपकी संस्कृति आपको गलत काम करने से रोकती है, यदि राष्ट्रीय संस्कृति है तो। फिर नेतृत्व यदि योग्य है तो स्वाभाविक है आप में भाव आएगा। योग्य सरकार हो, सरकार का भी योग्य होना आवश्यक है, और परिस्थिति अनुकूल हो। ये सब चीजें राष्ट्रीय मनोबल को बनाती हैं, बढ़ाती हैं और राष्ट्र का निर्माण करती हैं, राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करती हैं। आप में राष्ट्रीय चरित्र है, लेकिन यदि परिस्थिति नहीं आए या योग्य सरकार नहीं है, नेतृत्व अच्छा नहीं है, आप क्या कर लेंगे? फिर नेतृत्व महत्वपूर्ण। सभी चीजों को एक तरफ रख दीजिए, दूसरी तरफ एक नेतृत्व को आगे रखिए, एक तरफ रखिए। नेतृत्व का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। और हमसे ज्यादा जानवर अपने मुख का समुचित प्रयोग करते हैं। आप किसी अखाद्य चीज किसी जानवर को खिलाकर देखिए, पक्षियों को खिलाकर देखिए, नहीं खाएंगे, क्योंकि वो जान लेते हैं कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन मनुष्य अखाद्य को भी खाता है। लेकिन नेतृत्व को मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से हम मुंह से भोजन करते हैं, भोजन करके उस रस से पूरे शरीर का पोषण होता है, ठीक इसी प्रकार से नेतृत्व में एक क्षमता होनी चाहिए। नेता किसे कहते हैं? नेता का मतलब जो लोगों को आकर्षित कर सके, खींच सके। और नेतृत्व जितना कुशल होगा, देश उतना आगे बढ़ेगा। चेम्बरलेन का उदाहरण इसके पहले व्याख्यान में आ गया है। चेम्बरलेन ने जर्मनी के सामने घुटने टेकने की नीति अपनाई, और चेम्बरलेन को हटा करके जब विंस्टन चर्चिल आया तो विंस्टन चर्चिल ने पूरी जनता का आह्वान करते हुए कहा, हम थल में लड़ेंगे, जल में लड़ेंगे, मरुस्थल में लड़ेंगे, आकाश में लड़ेंगे, पानी में लड़ेंगे, लेकिन हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। और इसी जोश भरे वाक्यों ने पूरी ब्रिटिश जनता को एक किया, और उन्होंने जर्मनी रोम बर्लिन टू की एक्सिस को परास्त किया। नेतृत्व, आज नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देख लीजिएगा। जब भारत में आतंकवादी आक्रमण हुआ, ताज पर जब आक्रमण हुआ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका गए और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने गिड़गिड़ाए, उन्होंने देखिए ऐसे ऐसा कर दिया है मेरे पाकिस्तान ने। आज पाकिस्तान ऐसा करके देखे, पता चल जाएगा। आगे है कूटनीति। कूटनीति, नीति ऐसी हो कि आप अपनी पूरी बातें भी कह दें, सामने वाले को लगे हमको नहीं बोला, और इसको लगे बोलने वाले को हमने पूरी बातें कह दी। ये तो कूटनीति है। घाव करे गंभीर। कूटनीति जितनी कुशल होगी, कूटनीति का मतलब कुटिल नीति, आप सामने वाले को इस तरह से पछाड़िए
कि उसको महसूस ही न हो कि उसको इतनी बुरी तरह से पछाड़ा जा चुका है। ये होती है कूटनीति, चाल चलना। कूटनीति के चैप्टर में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कूटनीति भी राष्ट्रीय शक्ति है। आजकल कूटनीति का प्रयोग ज्यादा नहीं होता। यदि कूटनीति का प्रयोग होता तो आज रूस यूक्रेन को कब का जीत चुका होता, या यूक्रेन कब का सरेंडर कर चुका होता। फिर है औद्योगिक क्षमता। कच्चा माल तो है, लेकिन औद्योगिक तकनीकी नहीं है, कोई फायदा नहीं। भारत के बैलाडीला में, अपने बस्तर छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में, बस्तर में जो भी आयरन ओर मिलता है, निकाला जाता है, पूरा जापान को निर्यात कर दिया जाता है। अभी जब एक नया स्टील प्लांट खोला गया है, तब यह तय किया गया कि यहां से उस स्टील प्लांट को सप्लाई होगी। तो ऐसी तकनीक होनी चाहिए कि कम से कम लागत हो और ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो, और उस वस्तु के उत्पादन की क्वालिटी भी मेंटेन हो। क्वालिटी होनी चाहिए। आज चीन दुनिया में बदनाम क्यों है? चीन आपको सस्ती से सस्ती चीज देता है, लेकिन क्वालिटी कोई गारंटी नहीं। आप बल्ब खरीदने जाइए, जो बल्ब चाइनीज मेड 50 रुपए में बिकता है, वही मेड इन इंडिया आपको 200 रुपए में मिलेगा। लेकिन 200 रुपए में पूरी गारंटी होगी, 50 में कोई गारंटी नहीं होगी। और आजकल यही संस्कृति शुरू हो गई है, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और फेंको। रिपेयरिंग का जमाना ही नहीं रहा। औद्योगिक क्षमता नई तकनीक से बढ़ती है। और आखिर है सैन्य तैयारी। आपकी सैनिक तैयारी कैसी है? 1959 के बाद चीन लगातार भारतीय क्षेत्रों का अतिक्रमण करता गया। वैसे उसकी तैयारी तो 1950 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन 1959 में उसने सीधे कैप्चर करना शुरू किया। भारत की कोई सैनिक तैयारी नहीं थी। पंडित नेहरू की विदेश नीति यहां पर मात खा गई। पंडित नेहरू की यह नीति इसी प्रकार की थी जैसे शुतुरमुर्ग होता है। उसने देखा किसी जानवर को, भेड़िया को देखा, तो अपना सिर रेत में छुपा लेता है और यह सोच रहा था कि हमने कुछ नहीं देखा, मतलब हमको कोई खतरा नहीं है, भेड़िया ने भी हमको नहीं देखा। और फिर उसकी आंखें दोबारा खुलती नहीं है, वह ग्रास हो जाता है। यही स्थिति कबूतर की भी है। कबूतर भी जैसे बिल्ली को देखता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, मतलब हमने बिल्ली को नहीं देखा, बिल्ली ने भी हमको नहीं देखा। तो ये स्थिति राष्ट्र के लिए खतरनाक है। चाहे कुछ भी हो जाए, सैनिक दृष्टि से आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और इसीलिए हम 1962 की लड़ाई में चीन से पूरी तरह से पराजित हुए। न केवल पराजित हुए, अपितु हजारों वर्ग मील भूमि को चीन ने कैप्चर कर लिया। इसी सैनिक तैयारी न होने के कारण सोवियत संघ भी शुरुआती दौर में जर्मनी से बुरी तरह से परास्त हुआ। तो सैनिक तैयारी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यह है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। इन विभिन्न तत्वों का महत्व समय समय पर सामने आता है, और एक अच्छा राष्ट्र वह है जो अपने राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए इन विभिन्न तत्वों का जो उपलब्ध है उसका यथा समय सदुपयोग करे। क्षमता भी होनी चाहिए, चाह भी होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए कि हमें अपने देश को महाशक्ति बनाना है, राष्ट्रीय शक्ति की स्थापना करनी है। चाह होनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।